ये कहानी एक ऐसे युग की है जब धरती के नीचे दबी हुई बुराई ने अपनी नींद तोड़ दी थी। ये कहानी है एक छोटे से शांत गांव देववन की, जहां भय का पहला बीज बोया गया। धीमी गहरी गड़गड़ाहट और हवा के सरसराहट की आवाज। आधी रात का समय था। देववन गांव हमेशा से अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात उस शांति में एक भयानक दरार पड़ गई। आसमान में चांद, जो हमेशा चांदी जैसा चमकता था, उस रात लहू जैसा लाल था, और उस लालिमा के नीचे कुछ हिल रहा था। दूर कहीं से कुत्ते के रोने की लंबी दर्दनाक आवाज। देववन की पहली रात। देववन के बाहरी छोर पर एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था, जिसे लोग मौनी बागा का पेड़ कहते थे। उस पेड़ के नीचे सदियों से एक प्राचीन मोहर लगी थी। मोहर जो दुनिया और शैतान की दुनिया के बीच की आखिरी दीवार थी। उस रात गांव के पुजारी पंडित रमेश ने एक बुरा सपना देखा। सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी। उन्होंने देखा कि मोहर टूट गई है और बरगद का पेड़ खून के आंसू रो रहा है। वो तुरंत उठे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? लेकिन पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके माथे पर पसीना था और उनकी आंखों में आने वाले प्रलय का डर। वो दौड़े दौड़े मौनी बाबा के पेड़ के पास पहुंचे। अचानक रुक जाती है। सन्नाटा छा जाता है। केवल पंडित जी के जूते की सूखी घास पर चरमर की आवाज आती है। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनकी आत्मा तक को हिला दिया। मोहर, जो हजारों साल पुरानी थी, अब वो सिर्फ रेत के कणों की तरह जमीन पर बिखरी हुई थी, और जहां मोहर थी वहां से जमीन के अंदर एक गहरी काली रोशनी ऊपर उठ रही थी। वो रोशनी नहीं थी, वो अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जिसमें सारी रोशनी को निगल जाने की भूख थी। अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा आ गया है। पंडित जी के होंठों से ये शब्द फुसफुसाहट में निकले। जमीन के अंदर से कुछ चूसने और खींचने की भयानक आवाज आती है। उसी क्षण बरगद के पेड़ से एक धीमी मगर साफ आवाज आई। ये आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, ये धरती की आत्मा की आवाज थी, पीड़ा से भरी हुई। ये आ गया है रमेश। वो जो नीचे सो रहा था जाग गया है। उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं। पंडित जी कांपते हुए बोले, लेकिन आत्मा, उस मोहर को सिर्फ वो ही तो तोड़ सकता था। वो शब्द पर जोर, पीछे से जोरदार और डरावनी हंसी की गूंज सुनाई देती है। वो, ये आवाज भयानक थी। वो शैतान था जिसे काल पुरुष के नाम से जाना जाता था। उसका मकसद केवल धरती को नष्ट करना नहीं था, बल्कि हर उम्मीद, हर दया और हर खुशी को कुचलकर इस दुनिया को हमेशा के लिए एक ठंडी, बंजर और डरावनी जगह बनाना था। काल पुरुष की आहट के साथ ही गांव में सब कुछ बदलना शुरू हो गया। दूसरा दृश्य, साधारण लड़का आर्यन। देववन गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। वो एक बहुत ही साधारण, शरारती और खुशमिजाज लड़का था। उसे भूतों और शैतानों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उस रात जब कालपुरुष का अंधेरा फैलना शुरू हुआ, आर्यन अपने घर की छत पर बैठा अपनी दादी से कहानी सुन रहा था। दादी कह रही थीं, और बेटा, जब धरती पर बहुत पाप बढ़ जाता है तो एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसके हाथों में ज्योति होती है। वो ज्योति ही। तभी कमरे की बत्ती अचानक फट की आवाज के साथ बुझ गई। बिजली गुल होने की आवाज, पूर्ण सन्नाटा, फिर एक ठंडी हवा का झोंका। दादी, आर्यन ने डरकर पूछा। डर मत बेटा, बिजली चली गई होगी। दादी ने माचिस जलाई, लेकिन जब माचिस की रोशनी जली तो आर्यन ने देखा कि खिड़की के बाहर आकाश का रंग सामान्य काला नहीं था, वो रंगहीन काला था, जैसे कि सारे सितारे, सारी रोशनी किसी ने सोख ली हो। और उस रंगहीन अंधेरे में आर्यन ने कुछ देखा। वो एक छाया थी, एक बड़ी, विकृत और भयानक छाया जो तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। उस छाया की आंखें नहीं थीं, लेकिन आर्यन को लगा कि वो छाया उसे सीधे देख रही है। आर्यन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। दादी, वो क्या है? दादी की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वो नहीं हो सकता, दादी ने कांपते हुए कहा। वो सिर्फ कहानियों में था। लेकिन वो कहानियों में नहीं था, वो वास्तविक था। और जैसे ही दादी ने ये शब्द कहे, उस छाया ने अपनी भयानक यात्रा को रोक दिया। कांच टूटने की धीमी, डरावनी आवाज, फिर एक तेज दहाड़, जो आवाज कम और दर्द ज्यादा लगती है।
दीवार पर टंगी हुई उनकी कुलदेवी की तस्वीर अचानक जमीन पर गिर गई और चूर चूर हो गई। और उस टूटे हुए फ्रेम के पास दीवार पर गहरे लाल रंग से एक प्रतीक बन गया। ये काल पुरुष का प्रतीक था, आतंक का मैसेज। दादी ने आर्यन को जोर से पकड़ा और बोली, याद रखना आर्यन, तू साधारण नहीं है। जब समय आएगा तो तेरी ज्योति ही इस अंधेरे को हराएगी। अब भाग, इस घर से दूर भाग जा, वचन याद रखना। आर्यन कुछ समझ पाता इससे पहले ही दरवाजे पर जोरदार बार हुआ। सस्पेंस इफेक्ट, दरवाजे पर जोरदार बार बार धड़कने की आवाज, लकड़ी टूट रही है। जा मेरे बच्चे जा, दादी ने उसे पीछे के दरवाजे की ओर धकेला। आर्यन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनकी प्यारी दादी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़े खड़ी थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। दरवाजा टूट गया। लकड़ी के टूटने की भयानक आवाज, एक लंबी ठंडी सांस लेने की आवाज कमरे में गूंजी। आर्यन ने खुद को बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जानता था कि वो अब एक ऐसी दुनिया में अकेला है जो अब पहले जैसी नहीं रही। काल पुरुष आ चुका था और उसका पहला शिकार देववन था। आगे क्या होगा? क्या आर्यन भाग पाएगा? वो ज्योति क्या है जिसके बारे में उसकी दादी ने बात की? पंडित रमेश कालपुरुष के बारे में और क्या जानते हैं? तेज धड़कनों की आवाज जो धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर केवल आर्यन की हांफने की आवाज। आतंक की गलियां। आर्यन भागा, वो सिर्फ भागा। उसके पीछे लकड़ी के दरवाजे के टूटने की गूंज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और उसके दिमाग में उसकी दादी का आखिरी चेहरा घूम रहा था, डर से भरा मगर प्यार से अटूट। जा मेरे बच्चे जा। वो तेजी से घर के पीछे के पतले रास्ते से बाहर निकला। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो देखता तो उस भयानक साए की आंखें उसे हमेशा के लिए रोक देती। जब वो देववन की मुख्य गली में पहुंचा तो उसका भागना अचानक ठहर गया। गली में सन्नाटा था, लेकिन यह साधारण सन्नाटा नहीं था, ये मृत्यु का सन्नाटा था। हवा में सड़ी हुई पत्तियां और जलती हुई लकड़ी की अजीब सी महक, दूर कहीं से पानी टपकने की धीमी लगातार आवाज। आसमान अभी भी लहू जैसा लाल था, चांद की रोशनी भी लाल थी और उस लाल रोशनी में गांव की चीजें अजीब लग रही थीं। एक पल पहले तक जो घर सीधे खड़े थे वे अब थोड़े झुके हुए लग रहे थे। हर दरवाजा खुला था मगर अंदर कोई नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे गांव के सभी लोग बीच बातचीत में ही हवा में अचानक गायब हो गए हों। आर्यन ने डरते डरते एक खुले दरवाजे के अंदर झांका। सुखीराम चाचा का घर। उनकी मेज पर खाना अधूरा रखा था। एक रोटी आधी टूटी हुई, सब्जी का कटोरा बीच में छोड़ दिया गया था, मगर सुखीराम चाचा कहाँ थे? अचानक घर के कोने से एक धीमी, दर्द भरी खुरचने की आवाज आई। खुरचने की आवाज तेज होती है, जैसे कोई नाखून से पत्थर रगड़ रहा हो। आर्यन ने डरते डरते मुड़कर देखा। कोने में सुखीराम चाचा नहीं थे। वहां एक कुत्ता था, लेकिन यह कुत्ता सामान्य नहीं था। उसकी खाल गायब थी, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वो जमीन पर पड़ा अपनी ही पूंछ को पागलों की तरह जोर जोर से काट रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके गले से जो आवाज आ रही थी वो कुत्ते की नहीं बल्कि किसी बूढ़े आदमी की पीड़ा भरी फुसफुसाहट लग रही थी। आर्यन ने तेजी से उस जगह से पैर खींचे। काल पुरुष ने गांव को दूषित कर दिया है, उसने सोचा। ये उसका आतंक है। वो गली से होता हुआ गांव के बीचों बीच मौनी बाबा के पेड़ की दिशा में दौड़ा। उसे पता था कि अगर कोई उसे बता सकता है कि क्या हो रहा है तो वो केवल पंडित रमेश ही हो सकते हैं। सन्नाटा। फिर एक बच्चे के रोने की बहुत धीमी दूर की आवाज, रोना तुरंत कट जाता है। जब आर्यन मौनी बाबा के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पर मोहर के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े हैं। पेड़ के तने से एक काली चिपचिपी गोंद जैसी चीज रिस रही थी जो जमीन पर गिरते ही सल्फर जैसी बदबू पैदा कर रही थी। और वहां जमीन पर बेसुध होकर पड़े थे पंडित रमेश। चौथा दृश्य, काल पुरुष और भविष्यवाणी। आर्यन तेजी से पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी, पंडित जी! उसने उनके कंधे हिलाए।
पंडित रमेश ने धीमी सांस ली और आंखें खोली। उनकी आंखें अब बूढ़ी नहीं लग रही थीं, उनमें एक भयानक और गहरी समझ थी, जैसे उन्होंने पल भर में हजारों साल का इतिहास देख लिया हो। आर्यन, बेटा, तुम जिंदा हो, पंडित जी ने कमजोर आवाज में कहा। दादी ने कहा, भाग जाओ, और फिर आर्यन की आवाज गला रुंध गया। मुझे पता है बेटा, वो अब यहां है, वो नीचे से ऊपर आ गया है। पंडित जी ने बरगद के पेड़ की टूटी हुई जड़ों की ओर इशारा किया। जिस मोहर को देवताओं ने युगों पहले लगाया था, उसे शैतानों के राजा काल पुरुष ने तोड़ दिया है। पृष्ठभूमि में एक धीमी, नीची हमिंग की आवाज जो दिमाग के अंदर घुसती हुई महसूस हो। काल पुरुष, वो क्या चाहता है? आर्यन ने पूछा। पंडित जी ने अपनी शक्ति बटोरी और सीधे आर्यन की आंखों में देखा। उनकी आवाज अब धीमी नहीं थी, बल्कि दृढ़ थी, जैसे किसी प्राचीन किताब से निकली हो। वो चाहता है निरंतरता का अंत। वो चाहता है कि दुनिया रहे, लेकिन उसमें कोई जीवन ना रहे। वो यहां की सारी ऊर्जा, सारी खुशी, सारी ज्योति चूस लेगा, और जब वो पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया हमेशा के लिए एक ठंडा, रोने वाला निर्जीव पत्थर बन जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आर्यन कांपते हुए बोला। पंडित जी ने हंसकर कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। पंडित जी ने आर्यन का हाथ पकड़ा। वो हाथ ठंडा नहीं था, वो अजीब तरह से गर्म था। तुम्हारी दादी ने तुम्हें सही कहा था, तुम साधारण नहीं हो आर्यन, तुम वो ज्योति हो। हवा में पंडित जी के बालों के उड़ने की आवाज, माहौल अचानक ठंडा हो जाता है। तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुम्हारी कुंडली देखी थी। वो साफ साफ कहती थी कि जब कालपुरुष उठेगा तो सूर्य का अंश उस अंधेरे को रोकेगा। आर्यन, तुम उस भविष्यवाणी के बालक हो। तुम्हारे अंदर दिव्य अग्नि है जिसे तुमने अभी तक छुआ नहीं है। आर्यन ने अपना हाथ देखा। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं तो बस एक लड़का हूं, एक लड़का जिसके छूने से इस अंधेरे को तकलीफ होती है, पंडित जी बोले, और फिर तेजी से आकाश की ओर देखा। हमारे पास समय नहीं है। उसने महसूस कर लिया है कि ज्योति यही है। वो अब किसी को भेजेगा। पंडित जी ने अपनी जेब से एक टूटी हुई तांबे की चाबी निकाली। ये आधी थी। तुम्हें तुरंत यहां से गुप्त मंदिर के लिए निकलना होगा। वो मंदिर गांव से दूर उत्तर की पहाड़ी पर है। उस मंदिर के अंदर एक प्राचीन रक्षा कवच है। तुम्हें उस कवच को सक्रिय करना होगा। केवल तुम्हारी ज्योति ही उसे छू सकती है। लेकिन ये क्या है? आर्यन ने चाबी की ओर देखा। ये उस कवच को खोलने वाले संदूक की आधी चाबी है। दूसरी आधी मंदिर के रक्षक के पास है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। पंडित जी ने आर्यन को चाबी थमा दी। जैसे ही आर्यन ने चाबी पकड़ी, उसे लगा कि उसके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन वो तुरंत गर्म हो गया। पांचवां दृश्य, अंधकार का दूत निश्चर। तभी बरगद के पेड़ के पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज नहीं थी, वो कानों को दर्द देने वाली एक भयानक खामोशी थी। जमीन पर भारी गीले मांस के चलने की आवाज, जैसे धप धप धप। बहुत देर हो गई पुजारी, एक कर्कश, सूखी और भयानक आवाज ने कहा। यह आवाज हवा में नहीं, सीधे दिमाग में आई थी। आर्यन और पंडित जी ने डरकर देखा। वहां खड़ा था निश्चर, काल पुरुष का सबसे भयानक दूत। वो पूरी तरह से काला था, जैसे वो चलती फिरती गाढ़ी स्याही हो। उसकी बनावट मनुष्य की थी, लेकिन वो बहुत लंबा और पतला था। उसकी बाहें जमीन तक लटक रही थीं, और उसकी उंगलियों पर नुकीले सफेद नाखून थे। सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। उसकी आंखें नहीं थीं। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां केवल गहरे लाल रंग की दो चिंगारियां जल रही थीं, जैसे दो छोटे कोयले के टुकड़े। तुम्हारे राजा की शक्ति अभी पूरी नहीं हुई है निश्चर, पंडित जी ने खड़े होते हुए अपनी आवाज में शक्ति लाने की कोशिश की। निश्चर हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखे पत्ते हवा में टूट रहे हों। पूरी हो जाएगी, और ये बच्चा ही मेरी पहली भेंट होगा। काल पुरुष को ज्योति पसंद है, उसे बुझाने के लिए। एक जोरदार सूंघने की आवाज, जैसे निश्चर हवा में आर्यन को सूंघ रहा हो। निश्चर तेजी से उनकी ओर बढ़ा।
उसकी रफ्तार भयानक थी और हर कदम पर जमीन की सूखी घास जलकर राख हो रही थी। पंडित जी ने अपनी पुरानी छड़ी उठाई और आगे खड़े हो गए। जा आर्यन, भागो, मैं इसे रोकता हूं। पंडित जी ने तेजी से आकाश की ओर देखा। उनकी आवाज में दहशत थी। हमारे पास समय नहीं है। उसने महसूस कर दिया है कि ज्योति यहीं है। वो अब किसी को भेजेगा। तभी बरगद के पेड़ के पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज नहीं थी, वो कानों को दर्द देने वाली एक भयानक खामोशी थी जिसके भीतर हजारों वर्षों की क्रूरता छिपी थी। जमीन पर भारी गीले मांस के चलने की आवाज, धप धप धप। यह आवाज बहुत धीमी है, लेकिन हर कदम पर सस्पेंस बढ़ाती है। बहुत देर हो गई पुजारी, एक कर्कश, सूखी और भयानक आवाज ने कहा। यह आवाज हवा में नहीं बल्कि सीधे उनके दिमाग में आई, जैसे किसी ने उनके सिर में ठंडा लोहा डाल दिया हो। आर्यन और पंडित जी ने डर कर देखा। वहां खड़ा था निश्चर, काल पुरुष का सबसे भयानक दूत। वो पूरी तरह से काला था, जैसे वो चलती फिरती गाढ़ी स्याही हो। उसकी बनावट मनुष्य की थी, लेकिन वो लगभग 8 फीट लंबा था और उसकी हड्डियां मांस को चीरती हुई बाहर निकलती हुई महसूस हो रही थीं। उसकी बाहें जमीन तक लटक रही थीं और उसकी उंगलियों पर चाकू की धार से भी नुकीले बर्फीले सफेद नाखून थे। सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां केवल गहरे लाल रंग की 2 चिंगारियां जल रही थीं, जैसे 2 छोटे आग उगलते कोयले के टुकड़े हों। उसकी दृष्टि ऐसी थी कि आर्यन को लगा जैसे उसकी आत्मा से सारी गर्मी खींच ली गई हो। तुम्हारे राजा की शक्ति अभी पूरी नहीं हुई है निश्चर, पंडित जी ने खड़े होते हुए अपनी आवाज में शक्ति लाने की कोशिश की। निश्चर हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखे पत्ते हवा में टूट रहे हों और साथ ही टूटे हुए शीशे की कर्कश आवाज हो। पूरी हो जाएगी, और ये बच्चा ही मेरी पहली भेंट होगा। काल पुरुष को ज्योति पसंद है, उसे बुझाने के लिए। एक जोरदार सूंघने की आवाज, जैसे निश्चर हवा में आर्यन को सूंघ रहा हो। उसके मुंह से सड़ी हुई सल्फर की गंध आ रही थी। निश्चर तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसकी रफ्तार भयानक थी और हर कदम पर जमीन की सूखी घास अचानक जलकर काली राख हो रही थी। पंडित जी ने अपनी पुरानी छड़ी उठाई और आगे खड़े हो गए। जा आर्यन, भागो, मैं इसे रोकता हूं। पंडित जी ने आंखें बंद कर लीं और एक प्राचीन सुरक्षा मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। उनके शरीर के चारों ओर एक हल्की नीली आभा दिखने लगी। निश्चर ने उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं बख्शा। उसने एक भयानक गरजती हुई दहाड़ निकाली जो पत्थर को भी फाड़ सकती थी और हवा में कूदकर पंडित जी पर झपट पड़ा। हवा के फटने की जोरदार आवाज, नीली आभा के टूटने की क्रैक की आवाज और एक साथ 2 भयानक आवाजें, पंडित जी की छोटी सी चीख और हड्डी के टूटने की भयानक कटाक की आवाज। निश्चर का एक ही वार पंडित जी के लिए काफी था। वो छड़ी समेत जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उनका मुंह खून से भर गया था। निश्चर ने अपने लंबे नाखून को साफ किया। अब तेरी बारी ज्योति। निश्चर आर्यन की ओर मुड़ा। उसकी भयानक लाल चिंगारी वाली आंखें आर्यन पर टिकी थीं। छठा दृश्य, ज्योति का जागरण, तांबे की चाबी का संघर्ष। आर्यन के शरीर में अब केवल भयानक डर था जिसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। निश्चर अब उसके बहुत पास था, बस कुछ ही फीट दूर। उसकी सांसें, जो बर्फ जैसी ठंडी थी, आर्यन के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। निश्चर ने अपना लंबा नुकीला हाथों पर उठाया। वो हाथ अंधेरे से बना था और उस पर काल पुरुष की क्रूरता का साया था। वो सीधे आर्यन की छाती पर, जहां उसका दिल धड़कता था, वार करने वाला था। समाप्त, निश्चर फुसफुसाया। यह आवाज इतनी नीची थी कि यह मौत का अंतिम फुसफुसाहट लग रही थी। जब आर्यन ने देखा कि निश्चर का कातिलाना हाथ उसके बहुत करीब आ चुका है, तो उसके दिमाग में एक तेज झटका लगा। वो झटका डर का नहीं था। उसने पंडित जी के खून से लथपथ चेहरे को देखा। उसने अपनी दादी के चेहरे को याद किया। आत्मसमर्पण करने के बजाय उसके अंदर एक असहनीय अस्वीकार का भाव जागृत हुआ। मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। ये कोई आवाज नहीं थी, यह आर्यन की आत्मा का संकल्प था। और उसी पल
उसके अंदर कुछ टूटा। उसके हाथ में पकड़ी हुई तांबे की चाबी अचानक तेजी से चमक उठी। एक तेज सिस की आवाज, जैसे किसी गर्म धातु को बर्फ में डाला गया हो, और एक जोरदार फ्लैश की आवाज जो आंखों को चौंधिया देती है। निश्चर का हाथ आर्यन से बस 1 इंच दूर था जब वो सुनहरी सफेद रोशनी फटी। वो रोशनी नहीं थी, वो पवित्र अग्नि थी। जैसे ही वो अग्नि निश्चर के काले मान से टकराई, एक भयानक दर्दनाक चीख हवा में गूंजी। आह, शुद्ध ज्योति, ये क्या है? निश्चर ने तुरंत अपनी बाहें अपने चेहरे पर रख लीं और पीछे हटा। उसका शरीर उस रोशनी को छूते ही जलने लगा, लेकिन आग नहीं थी, वो शुद्धिकरण था जो उसकी बुराई को भस्म कर रहा था। उसके शरीर से तेज सड़ी हुई भाप निकलने लगी। आर्यन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो उसने देखा निश्चर लगभग 30 फीट दूर था, अपने शरीर पे लगे घावों को देख रहा था, जहां सुनहरी रोशनी ने उसकी काली त्वचा को पीला और मृत बना दिया था। तांबे की चाबी अब पहले जैसी शांत नहीं थी, वो धीमी सुनहरी आभा में चमक रही थी और आर्यन को अपने हाथों में एक शक्तिशाली गर्म लहर महसूस हुई। आर्यन के चारों ओर की हवा अब ठंडी नहीं बल्कि हल्की गर्म हो गई थी, जैसे उसने अपने चारों ओर एक छोटा सा सुरक्षा घेरा बना लिया हो। पंडित जी ने जमीन पर लेटे लेटे अपनी अंतिम सांसों के साथ मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जाग गई, तेरी ज्योति जाग गई बेटा। ये सिर्फ एक चाबी नहीं है, ये तेरी आत्मा की तार है, इसे थामे रखना। निश्चर जल्द ही खुद को संभाला। उसका गुस्सा अब 1000 गुना बढ़ गया था। उसकी आंखों की लाल चिंगारी और तेज हो गई। तू बच गया बच्चे, लेकिन तेरी ये छोटी सी चमक मेरे मालिक के अंधेरे का क्या बिगाड़ेगी? निश्चर दहाड़ा। वो इस बार और भी तेजी से भागा। अंतिम संघर्ष और पलायन। निश्चर ने हवा में एक बड़ा घुमावदार वार किया। उस वार के साथ हवा में स्याही जैसा काला पदार्थ फैला, जो तुरंत जमीन पर गिरकर नुकीली काली जड़ों जैसी चीजों में बदल गया। ये जड़ें तेजी से आर्यन की ओर बढ़ने लगीं, जैसे वो इसे जकड़कर काल पुरुष के हवाले करना चाहती थीं। आर्यन को पता था कि वो अपनी इस नई शक्ति को कैसे इस्तेमाल करे। वो बस चाहत कर सकता था। उसने अपने हाथों में चाबी को कसकर पकड़ा और चाहा, मुझे रास्ता चाहिए। चाबी एक बार फिर तेजी से चमकी और इस बार उसके अंदर से निकली ऊर्जा का गोला नहीं था। चाबी से सुनहरी लटकती हुई बिजली की लकीरें निकलीं, जो उसके हाथों से होकर जमीन पर गिर गईं। जैसे ही सुनहरी बिजली निश्चर की काली जड़ों से टकराई, वे जड़ें सड़ गईं। वे काली नहीं हुईं, बल्कि सफेद राख बनकर हवा में उड़ गईं। निश्चर एक पल के लिए रुक गया। इस बच्चे की शक्ति अप्रत्याशित थी। पंडित जी को एहसास हुआ कि उनके पास अब एक पल का ही समय है। सुनो आर्यन, मेरी बात सुनो। मंदिर, उत्तर की पहाड़ी, वहां काल दरार है। अगर काल पुरुष उस दरार से पूरी तरह बाहर आ गया तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तुम्हें 3 दिन के अंदर कवच को सक्रिय करना होगा। पंडित जी ने अपनी उंगलियों से जमीन पर बरगद के पेड़ के खून से एक नक्शा बनाया, पहाड़ी का नक्शा। भागो, मैं इन जड़ों को एक पल के लिए रोकता हूं। पंडित जी ने अपने बचे हुए प्राणों को इकट्ठा किया और अपने होठों से एक आखिरी शक्तिशाली मंत्र निकाला। उनके चारों ओर की नीली आभा एक अंतिम बार तेज हुई और निश्चर की ओर एक ढाल बनकर बढ़ी। नहीं पुजारी, निश्चर चिल्लाया। नीली ढाल ने उसे कुछ क्षण के लिए रोक दिया। जाओ, भागो। पंडित जी का शरीर कांप रहा था, उनके अंदर की सारी शक्ति खत्म हो रही थी। आर्यन ने पंडित जी के पैरों को छुआ। उसने एक पल के लिए उस चाबी को देखा जो अब उसके हाथ में शांत थी, लेकिन उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। ये उसकी आशा थी। वो तेजी से उत्तर की पहाड़ी की ओर भागना शुरू कर दिया। आर्यन के भागने की तेज आवाज, उसके पीछे निश्चर की क्रोधित दहाड़ और अंत में पंडित जी की आत्मा की अंतिम धीमी शांति की आवाज आई। वो ज्योति लेकर आगे बढ़ा। उसकी दुनिया बचाने की यात्रा बस शुरू हुई थी। आगे क्या होगा? क्या आर्यन पहाड़ी पर रक्षक को ढूंढ पाएगा? काल दरार क्या है और उसे कैसे रोका जाएगा? काल पुरुष अपनी पूरी शक्ति से दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा? अगर आप कहानी का तीसरा भाग चाहते हैं तो कृपया बताएं।